हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम बाय ब्रिटिश देख रहे हैं हम लोग, और इस सीरीज़ में आज हम लास्ट लेक्चर करने वाले हैं माल गुजारी सिस्टम के ऊपर। तो माल गुजारी सिस्टम से पहले अगर आपने ऊपर के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर्स देख लो, ताकि आप एक अंडरस्टैंडिंग और एक कनेक्टिविटी डेवलप कर सको लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। और माल गुजारी सिस्टम से पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप महलवाड़ी सिस्टम देख लो, क्योंकि उसमें भी कुछ कुछ सेम कंसेप्ट हुआ करते थे। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि वो वीडियोस आप चेक आउट कर लो। माल गुजारी सिस्टम होता क्या था, तो यहाँ पे अगर आप पहली लाइन पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंड टेन्योर प्रिवेलिंग इन द ईस्ट वाइल सेंट्रल प्रोविंस। उस टाइम के सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रदेश के रीजन में जो सिस्टम प्रचलित थी, उस सिस्टम को माल गुजारी सिस्टम कहते थे। इसका क्या मतलब हुआ, जो सिस्टम प्रचलित थी? तो देखिए, जनरली ब्रिटिश के द्वारा तीन ही लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो फेमस थी वो क्या था? परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। इन तीनों के अलावा जनरली नई सिस्टम नहीं थी, लेकिन फिर भी अलग अलग नाम आप सुन रहे हो, कहीं तालुकदारी, कहीं मालगुजारी, कहीं कुछ। तो जनरली ये सिस्टम तो वही है, क्योंकि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, हर जगह पे पहले से ही टैक्स कलेक्शन का तरीका अलग हुआ करता था। फिर इस वजह से ब्रिटिश ने ज़्यादा छेड़खानी नहीं की, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब थी उस टाइम। ना कि वो चाहते थे कि मैं इस काम में डायरेक्ट एंगेज हो जाऊं और अपना सारा काम ध्यान इस चीज़ों पे लगा दूं। तो उन्होंने क्या किया, जो सिस्टम जहाँ चल रहा था उसको लगभग उसी तरीके से चलने दिया, अपने परमानेंट, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी सेटलमेंट के अंदर ही। ठीक है, तो वो सिस्टम जो सेंट्रल प्रोविंस में चल रहा था उसे माल गुजारी सिस्टम नाम से जाना जाता था, क्योंकि डाइवर्सिटी थी, अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे जानते थे सेम सिस्टम को। जैसे आज के टाइम में अगर आप देख लो तो कोई सब्जी आपके एरिया में मिल रही है, उस सब्जी को आप जिस नाम से भी जानते हो उसको पंजाब में अलग नाम से जानते हैं, राजस्थान, गुजरात, हर जगह पे अलग अलग नाम जानते हैं, लेकिन सब्जी वो सेम है। ठीक है, सेम उसी तरीके से। ठीक है, जनरली मालगुजार होते कौन थे? मालगुजार होते थे रिवेन्यू फार्मर्स अंडर दी मराठास। ठीक है, तो मालगुजार कौन होते थे? जनरली वो फार्मर्स ही होते थे। ठीक है, हुआ क्या कि जब मराठास पावर में आए तो उन्होंने देखा कि उनको रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए। तो उन्होंने देखा कि हर विलेज में जो भी पर्सन रसूखदार है, इन्फ्लुएंशियल है, वेल्दी है, उसको उन्होंने क्या बोला कि आप मालगुजार हो, और वो उनसे रिवेन्यू कलेक्ट करवाते थे। तो जब ब्रिटिश भी आए बाद में तो उन्होंने क्या किया, उन मालगुजार को प्रॉपर्टी राइट दे दिया। ठीक है, प्रोप्राइटी राइट दे दिया, यानी ज़मींदारी। यहाँ पे ज़मींदारी का कंसेप्ट आ गया, उन्होंने ज़मीन का मालिक बना दिया और बोला कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ रिवेन्यू। अब आप क्या करोगे, हमें पेमेंट करोगे, टैक्स कलेक्ट करके हमें पेमेंट करोगे। इसके साथ फार्मर्स के पास और भी क्या पावर्स आ गई। उन्होंने बोला कि अगर आपके विलेज का, आपके एरिया का हेडमैन क्या है, वो कैपेबल नहीं है, वो वीक है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आंसर नहीं कर पा रहा है, या वो गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर पा रहा है सही से, तो फार्मर्स क्या कर सकते हैं, कलेक्टिवली बिना किसी हेजिटेशन से उस हेडमैन को रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह पे किसी नए पर्सन को ला सकते हैं। ठीक है, तो ये एक खास पावर थी। इसके बाद अगर आप देखें तो अंडर द मालगुजारी सिस्टम द लंबरदार और सदर लंबरदार अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द मालगुजार वाज द रिवेन्यू इंगेजर। ठीक है, मालगुजार कौन होता था? रिवेन्यू कलेक्टर एक तरीके से। मालगुजार के अंडर ही क्या हुए, जैसे मालगुजार हो गया आपको, मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया का मालगुजार। ठीक है, उस एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे विलेज हैं। अब हर विलेज में क्या होता था कि हर विलेज में वो मालगुजार अपना एक पर्सन अपॉइंट करता था उसी विलेज से, जिसको लंबरदार या सदर लंबरदार कहते थे। वो सदर लंबरदार और लंबरदार क्या करते थे, उस विलेज से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और ये मालगुजार क्या करता था, उन सारे लंबरदारों से रेवेन्यू कलेक्ट करता था। तो लंबरदार का काम क्या होता था? रेवेन्यू को इंगेज करना, उस विलेज से कलेक्ट करना, और उन सब से कलेक्ट करने का काम होता था मालगुजार का। ठीक है, अगर आप रिपोर्ट देखो, बनर्जी और अय्यर की रिपोर्ट देखो, ये आपको मिल जाएगी गूगल पे, तो इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बोला कि मालगुजार सिस्टम में मोस्ट ऑफ द लैंड जो था ना, वो किसी ना किसी तरीके से लैंड लॉर्ड के कंट्रोल में था। ठीक है, ठीक है, और जो अदर पार्ट था दैट वर करेक्टराइज्ड बाय नॉन लैंड और रेवेन्यू सिस्टम। मतलब मैक्सिमम, इस रिपोर्ट का कहना ही है कि मैक्सिमम पार्ट जो था वो इंडिया का, उस रीजन का जहाँ भी सिस्टम काम कर रहा था, उसका मैक्सिमम पार्ट वो लैंडलॉर्ड के कंट्रोल में आ गया। ठीक है,
हाँ, अब यहाँ देखिए, ये सिस्टम को बाद में अबोलिश कर दिया गया। हर स्टेट ने अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग एक्ट लेके आया। जैसे यहाँ पे यूपी का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि यूपी ज़मींदार अबोलिशन एक्ट एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 आया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इस मालगुजारी सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया था वहाँ पे यूपी में, ठीक है। ये एक स्क्रीनशॉट मुझे अवेलेबल हुआ गूगल पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बिहार का है, बिहार का है। और ये देखिए आज के टाइम में भी ये कहीं चलता है एक तरीके से, लेकिन इसको हम अलग नाम से जान सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम में ये म्यूनसिपालिटी टैक्स जो लिया जाता है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, जोड़ सकते हो मालगुजारी सिस्टम से। क्योंकि आज के टाइम में भी लैंड टैक्स दिया जाता है ना शहरों में, आपने देखा होगा। जहाँ पे अगर आप क्लास कर रहे होंगे वहाँ पे आपने देखा होगा कि म्यूनसिपालिटी क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा लिखा हुआ है मालगुजारी, जिस पर्सन का ये है उस पर्सन को मालगुजारी टैक्स देना पड़ा, वहाँ अपनी ज़मीन का कर देना पड़ा, ठीक है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन पॉइंट है कि लैंड जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, काफ़ी छोटा टॉपिक था। अगर आप टोटल ऊपर के सारे सेटलमेंट को ध्यान से पढ़ोगे फिर ये आपको कुछ खास नहीं लगेगा, ये सिंपल उसी सिस्टम का एक पार्ट है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट डिस्कशन। आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो इस गिवन रेफरेंस पे जाके। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो की PDF ले सकते हैं री एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे, ख्याल रखें। थैंक यू।